Assalamualaikum, this is Mohit Pirzada in Austin, Texas, United States. 24 अगस्त 2025 इतवार के दिन का इख्तिताम है, इख्तिताम पजीर है ये दिन। बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं उन इश्यूज़ के ऊपर फोकस करूं जो इस चैनल की व्यूअरशिप जो है उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल जो है वो हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त क्या हो रहा है, जहां पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब का दूसरे दिन भी बहुत मसरूफ गुजरा और पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल मसलसल शादियाने बजा रहे हैं कि हिंदुस्तान को लगता है कि हमेशा के लिए वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान को हमेशा के लिए बांग्लादेश की सियासत से और वहाँ के इंतज़ामी ढांचे से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया है, किक आउट कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर नए सूबों का शोशा जो है वो किसने छोड़ा है, इस वक्त इसकी क्या अहमियत है, नए सूबे बनने की क्या अहमियत है और इस वक्त जो ये शोशा छोड़ा है इसकी क्या अहमियत है। अलीमा खान साहिबा, मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के साहिबजादे जो हैं, उनको जो उठा लिया गया है, उनको एक तरह से अगवा किया गया, उसके बाद उनको उनके जो फिजिकल रिमांड दे दिए गए हैं, उसके ऊपर एक किस किस्म का बैनुल अक़वामी रिएक्शन जो है वो डेवलप कर रहा है। फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल जो एक पाकिस्तानी ओरिजिन पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक एनजीओ है वाशिंगटन के एरिया में, उसने एक बहुत इन्फ्लुएंशियल जो सेनेटर हैं क्रिस वॉन हेलन, जिनका फॉरेन पॉलिसी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैरीलैंड के सेनेटर हैं, उनसे मुलाकात की है और वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि वो सेनेट की जो फॉरेन रिलेशन कमेटी है उसमें पाकिस्तान की हेयरिंग के ऊपर जोर देंगे। मैंने उस हवाले से एक ट्वीट किया है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, जिसमें मैंने क्रिस वॉन हॉलैंड की तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि इसमें इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट वॉच है, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है, आरएसएफ है, इन सबको, या फ्रीडम हाउस है, इन सबको इसमें बुलाया जाए। और एक बहुत बड़ा जो इशू है वो पाकिस्तान में इस वक्त अदलिया की डिसफंक्शनैलिटी है। पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स का काम ना करना है, और अगर ये काम कर रहे होते तो इस वक्त जो क्राइसिस पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से है, मीडिया के हकूक़ के हवाले से, ये इस तरह से डेवलप ना करता। मेरा जो ये इस्तदलाल है दैट एक्चुअली डवटेल्स विद और सिंक्स विद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मनल्ला ने एक पाकिस्तान के अंदर एक सेमिनार में बात करते हुए, जो कि मेरा ख्याल है डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक सेमिनार था, उससे बात करते हुए उन्होंने बहुत ही बरमला खुल्लम खुल्ला ये उन्होंने कहा है कि वो अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस करते हैं। उन्होंने इसके हवाले से चीफ जस्टिस के बहुत खतूत लिखे कि किस तरह से जो जजेस की अपॉइंटमेंट किन बुनियादों के ऊपर होनी चाहिए, और यह हकीकत है कि जब तक अतर बनल्ला जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने इंसाफ का जो अलम था उससे उन्होंने बुलंद रखा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, ख़ास करके मीडिया के हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मुसलसल जो है अपने फैसलों के ज़रिए उसकी प्रोटेक्शन करते रहे। तो ये तमाम इश्यूज़ जो हैं वो इस वक्त मेरे सामने हैं और इन इश्यूज़ पे मैं चलना चाहता हूँ। और मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे लोगों ने एक वीडियो भी भेजी, बाज़ दोस्तों ने, आप में से 2-3 लोगों ने ऐसी वीडियो भेजी जिसमें एक कार्टून खान जो हैं, जिन्हें इसकी तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं क्विकली उसका रेफरेंस देना चाहता हूँ कि एक ऐसे अननोन किस्म के सियासतदान जिन्हें आज से 2-2.5 बरस पहले कोई जानता ही नहीं था पाकिस्तान के अंदर, ये दुनिया में शायद कोई नहीं जानता था, जिनको अब लोग कार्टून खान कहते हैं। तो ये कार्टून खान जो है उनको लॉन्च किया गया था आई थिंक 9 मई 2023 के बाद, ताकि एक नया नैरेटिव बनाया जाए, एक नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी की जाए। और इन कार्टून खान की स्पेशलाइजेशन ये थी कि इनको एक फ्री हैंड दिया गया। ये मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ लोग और जलसे नहीं करते थे, गिरफ्तार हो जाते थे, ये एक सुपरमैन के तौर पे, एक एडवेंचरस अरियंग जो होता था एक ज़माने में, खलाई पहलवान टाइप, वहाँ ये अपेयर होते थे, जलसे करते थे, गुम हो जाते थे, इनको कोई पकड़ता नहीं था। इनकी बहादुरी का बड़ा चर्चा था। उसके बाद वो बेचारे एक्सपोज हो गए बहुत बुरी तरह से। बहुत से लोगों को तो शुरू में ही लगता था कि ये आईएसआई के एक टाउट है, उनकी एक क्रिएशन है, उनका एक नया प्रोडक्ट है, लेकिन ये फिर बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। अब आईएसआई वाले कर्नल साहिबान जो हैं, कर्नल साहिबान, वो इतने मासूम हैं, इतने नादान हैं कि एक पिटे हुए मोहरे को, जिससे पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये उनका मोहरा था, उसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी मेरा ख्याल है गुज़िश्ता 24 घंटे में एक अपना ही ऐसा टेलीविज़न चैनल जिसके मालिक एक बिजनेसमैन हुकूमत का हिस्सा है, वहाँ पर एक ऐसी खातून बेचारी एंकर पर्सन जिसको देख के 50-50 का वो खाका याद आता है, बचाओ बचाओ बचाओ, बजाय उसको टीवी पे होने के उसको किसी ऐसे फ़नी खाके में होना चाहिए था। वहाँ वो उनको बिठा के बहुत से लोगों को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमें ये साबित करने की कोशिश की गई है कि हमें पता नहीं कोई रॉ की फंडिंग होती है और
کوئی ہمیں ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. بھائی مجھے بڑی ہمدردی ہے پاکستان کی اس طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی سے. پچھلے 3 سال میں انہوں نے اپنی حرکتوں سے اپنا کنڈا کر لیا. انٹیلیجنس ایجنسی وہ ہوتی ہے جس کی حرکتوں کا، انیشیٹوز کا، ایکشنز کا لوگ آسانی سے ڈٹرمن نہ کر سکیں. ایک ایسی انٹیلیجنس ایجنسی جس کا مچھلی کا جو گندا ٹرک ہوتا ہے کراچی میں، جس کی بدبو 10 میل دور سے آ رہی ہوتی ہے، اس کی طرح اس کی ہر حرکت، ہر انیشیٹو، ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کو ننگی ننگی نظر آئے، وہ انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہوتی. اس قسم کے فضول پروگرام جو ہیں جو آپ کروا رہے ہیں، جس میں آپ کا سگنیچر جو ہے وہ دور سے نظر آتا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ اس سے کیا بیانیہ جو ہے وہ آپ شیپ کر سکتے ہیں؟ میرا دل بڑا چاہ رہا تھا کہ میں اس کارٹون خان کی پوری ویڈیو اور آپ کو دکھاتا، لیکن آئی ڈیسائیڈیڈ ناٹ ٹو ویسٹ مائی ٹائم آن دیٹ. کمنگ ٹو بنگلہ دیش اینڈ دا کوشچن کہ کیا ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے بنگلہ دیش کی سیاست سے کک آؤٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اگر آپ پاکستان کے تھوڑا سا اس میں دیکھیں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز، تو وہاں پر اسی طرح سے اس کی خوشیاں جو ہے وہ منائی جا رہی ہیں، اور میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ کانٹیکس آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور اس کی تھوڑی سی جو ایک سیریس حقیقت ہے، جو اس کی چلنگ ریالٹی ہے، اس کی طرف بھی میں آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانا چاہتا ہوں. پاکستان کے فارن منسٹر اینڈ ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب، جن کو لوگ سمدھی بھی کہتے ہیں، ان کا دوسرا دن تھا اتوار کا، جہاں ایک بار پھر ان کی بہت امپورٹنٹ ملاقاتیں رہیں. ایک دن پہلے انہوں نے بنگلہ دیش کی تمام سیاسی جماعتوں سے، جس میں شیخ حسینہ کی جماعت نہیں تھی میرا خیال ہے عوامی، لیکن باقی تمام دھڑوں سے انہوں نے ملاقات کی، اور میرا خیال ہے کہ شاید اگلے دن ان کی ملاقات جو ہے وہ خالدہ ضیاء صاحبہ سے، جو پہلے 2 دفعہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر رہ چکی ہیں، خالدہ ضیاء صاحبہ سے بھی ان کی ملاقات جو ہے وہ ہونی ہے. لیکن اتوار کے دن میں انہوں نے ڈاکٹر محمد یونس سے، جنہیں کہنے کو تو چیف ایڈوائزر کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت ڈاکٹر محمد یونس ہی اس وقت تمام تر جو سینٹر آف ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ان کے گرد گھومتی ہے، وہی روح رواں ہے بنگلہ دیش کی تمام سیاسی طاقت کے. ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اینڈ اکارڈنگ ٹو پاکستانی اخبارات اور ذرائع ابلاغ، کئی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہیں وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں سائن کیے گئے ہیں. ان میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگس میں پاکستان کی نیوز ایجنسیز کے درمیان، پاکستان کی نیوز ایجنسی جو ہے اس کے AFP وغیرہ جو بھی ہے اس کے، اور دوسری طرف بنگلہ دیش کی نیوز ایجنسی، پاکستان کے تھنک ٹینکس، اسلام آباد بیسڈ، ڈھاکہ بیسڈ بنگلہ دیش کے تھنک ٹینکس، اور اسی طرح سے بنگلہ دیش کی فارن سروسز اکیڈمی اور پاکستان کی فارن آفس کی جو اکیڈمی ہے، ان کے درمیان کوآپریشن کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا ہے. اکنامکس اور ٹریڈ کے حوالے سے کچھ کمیٹیز، کچھ MOU سائن ہوئے ہیں. پھر پاکستان اور بنگلہ دیش کے آفیشلز کی ویزا فری انٹری جو ہے، ڈپلومیٹس کی، آفیشلز کی، اس کا بھی ایک MOU جو ہے وہ سائن ہوا ہے. اچھا، بات تو کی جا رہی ہے اکنامک اور ٹریڈ کوآپریشن کی، تو اس میں حوالے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو بزنس مین ہیں، جو ٹاپ بزنس مین ہیں، جو پوٹینشیل انویسٹر ہو سکتے ہیں، جن کو کوآپریشن کی ضرورت ہے، ان کو بھی اس ویزا فری انٹری میں شامل کیا جائے. لیکن بیوروکریسی کی جو نگاہیں ہوتی ہیں یا ان کا جو ویژن ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے. بہرحال موونگ فارورڈ، جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل کے بلٹن جو ہے اس کو مسلسل اس کو تلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر چیز کے شروع میں کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان والوں کی شکلیں دیکھنے والی ہیں، ہندوستان والے پتہ نہیں کیا محسوس کرتے ہیں، ہندوستان کا بہت بڑا ریورسل ہے، ان کی بہت بڑی ڈیفیٹ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس طرح سے کہا جا رہا ہے؟ فرام دا ویری انسیپشن، جب سے بنگلہ دیش بنا ہے 1971 کی جنگ کے بعد سے، بہت کوئکلی، بہت جلدی بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا، میں نے اس کے بارے میں بہت پڑھا ہے لٹریچر، ان کے درمیان میں اس نے ایک کانفلکٹ یا ٹسل جو ہے وہاں پہ شروع ہو گئی، جو آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ یہ لٹریچر جو ہے یہ اتنا کامن نہیں ہے انلیس کہ آپ اس پہ بڑی محنت کریں. جب 1975 میں 15 اگست 1975 کو شیخ مجیب الرحمان کی اسیسینیشن ہوئی، جونیئر ملٹری آفیسرز نے ان کو اسیسینیٹ کر دیا، قتل کر دیا، تو ہندوستان کے جو اینالسٹ ہیں انہوں نے اس کا مطلب یہ نکالا، اور انہوں نے یہ برملا لکھا ہے، میں ایسی رائٹنگز دیکھ چکا ہوں، کہ یہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے شیخ مجیب کا قتل کروایا ہے، اور یہ دوبارہ بنگلہ دیش کی پالیٹکس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. جو انٹرنیشنل رائٹنگ ہے، جیسے امریکن رائٹنگ ہے اور ویسٹرن رائٹنگ ہے، اس میں اس قسم کا الزام نہیں ملتا، لیکن انڈین رائٹنگ کے اندر آپ کو یہ الزام جو ہے وہ ملتا ہے. 1977 سے، اچھا اس کے بعد بنگلہ دیش میں کوئی 1-1.5 برس کا بہت پیریڈ آف انسٹیبلٹی آتا ہے، کھو ہوتے رہتے ہیں، بار بار کوئی گورنمنٹ اسٹیبل نہیں ہو سکتی. پھر 1977 سے 1981 کے درمیان کے جو 4 برس کا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں جنرل ضیاء الرحمان جو ہیں ان کا رائز ہوتا ہے. وہ تمام طاقت، بڑا ریپریسو ٹائم پیریڈ ہے، وہ تمام طاقت کا مرکز بن جاتے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر جنرل ضیاء الحق کی حکومت ہے. یہ نام ویسے ان کے بالکل اتفاقی طور پر جنرل ضیاء ہی ہیں دونوں کے، جسٹ این ایکسیڈنٹ. لیکن جنرل ضیاء جو ہیں، اور اس سارے ٹائم پیریڈ میں جب جنرل ضیاء کی حکومت ہوتی ہے تو پاکستان
میں اور بنگلہ دیش کے درمیان میں تعلقات میں بہتری آنے لگ جاتی ہے، اور جنرل ضیاء کے بعد ان کی ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے 1981 کے اندر، وہ بھی اسیسینیٹ ہوتے ہیں۔ پھر ایک انسٹیبلٹی کا ٹائم پیریڈ آتا ہے، اس کے بعد جنرل ارشاد کا رائز ہوتا ہے، اور جنرل ارشاد 1982 سے لے کے 8 برس تک 1990 تک وہ حکومت کرتے ہیں۔ پھر بہت زیادہ پولیٹیکل انریسٹ پیدا ہوتا ہے، ان کے خلاف موومنٹ چلتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کو حکومت سے ہٹنا پڑتا ہے اور دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں۔ لیکن جنرل ضیاء الرحمان اور جنرل ارشاد کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کے درمیان پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات بہت امپروو ہو جاتے ہیں، اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں وہ انسٹیبل رہتے ہیں، جس میں ہندوستان بنگلہ دیش پہ دریاؤں کے پانی کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ ڈالتا رہتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ آتا ہے 1991 سے لے کے جو اب چلتا ہے، بہت اب تک آپ کہہ رہے ہیں اس کو چلتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے دی ایرا آف دا بیگمز، جس میں ایک طرف تو خالدہ ضیاء ہیں جو جنرل ضیاء الرحمان کی جو بیوہ ہیں، ان کی اہلیہ، جنہوں نے ایک پارٹی بنائی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی BNP، اور دوسری اس میں شیخ حسینہ واجد ہیں جو کہ بیٹی ہیں، جو اونلی سروائیور آف دا فیملی آف شیخ مجیب الرحمان کی، جو وہ صاحبزادی ہیں۔ 1991 میں جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں خالدہ ضیاء جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن جاتی ہیں، 5 برس تک خالدہ ضیاء جو ہیں ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد 1996 کے الیکشن میں عوامی لیگ واپس آ جاتی ہے، شیخ حسینہ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، خالدہ ضیاء الیکشن جیتتی ہیں، اور 2001 سے 2006 تک خالدہ ضیاء جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن جاتی ہیں۔ اس میں جو دو یونیک فیچرز ہیں اس کے، ایک تو یہ کہ جب بھی خالدہ ضیاء کی اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہت بہتری آ جاتی ہے۔ جب حسینہ کی گورنمنٹ آتی ہے جو عوامی لیگ کی ہے، جن کا شیخ مجیب کی صاحبزادی ہیں، تو بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات میں بہت تلخی آتی ہے، اور یوں یہ ایک سی سو قسم کا ریلیشن شپ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ دوسرا یونیک فیچر یہ ہے کہ ہندوستانی انٹیلیجنس یہ آبزرو کرتی ہے کہ خالدہ ضیاء جو ہیں بلوچستان، جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے، وہ چھوٹی پارٹی ہے، وہ صرف اقتدار میں تب آتی ہے جب اس کے پیچھے جماعت اسلامی اپنا وزن ڈالتی ہے، وہ کوئلیشن بناتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ انڈین انٹیلیجنس کی ریڈنگ ہے، ان کی آپ کو اخبارات سے مل جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت جو ہے اس کے پیچھے ISI کھڑی ہے، اور جماعت جب اپنا وزن پھینکتی ہے خالدہ ضیاء کے پیچھے، تو در حقیقت پاکستان وہاں پر انٹرفیئر کر رہا ہے۔ اب ایک ایسا پیریڈ شروع ہوتا ہے جو بڑا ہی دردناک پیریڈ ہے بنگلہ دیش کی تاریخ کا، جس میں 2006 میں جب خالدہ کی حکومت ختم ہوتی ہے، پھر ایک انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے جو 2008 تک چلتی ہے، 2 برس میں پھر الیکشن ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں شیخ حسینہ جو ہیں وہ ایک اکثریت سے دوبارہ اپنی گورنمنٹ وہاں پہ بنا لیتی ہیں 2009 میں۔ 2009 سے 2024 تک کے 15 برس کا بنگلہ دیش کی تاریخ میں جو پیریڈ شروع ہوتا ہے، اس کے 2 فیچرز ہیں۔ ایک اکنامک پراسپیرٹی آتی ہے، اکنامک رائز ہوتا ہے، بنگلہ دیش کی کاٹیج انڈسٹری ایکسپورٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ پروگرس کرتی ہیں، اور ہندوستان بنگلہ دیش کی اکنامک ڈیسیجن میکنگ، فورن پالیسی کا، ایڈمنسٹریشن کا حصہ بن جاتا ہے۔ تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ کی حکومت میں، اس کو کہتے ہیں کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کنٹرول کرتی ہے۔ کوئی بھی کی پوزیشن، بنگلہ دیش کے جو ڈیلیگیشن آتے رہے ہیں صحافیوں کے پاکستان میں، وہ ہمیں یہ بتاتے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر کوئی بھی کی جو پوزیشن تھی اس ٹائم پیریڈ میں، وہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی یا ان کی حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتی تھی۔ اور اس کا دوسرا فیچر یہ ہے کہ جماعت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جماعت اسلامی کو، یہ سمجھ کے کہ یہ پاکستان کا ایک اینٹی ہے اور اس کی مدد سے ہی خالدہ آتی ہیں، اور شیخ حسینہ پوری بنگلہ دیش کی پولیٹکس کو اس طرح سے بدل دیتی ہیں کہ اس میں کوئی اور حکومت سرے سے بن ہی نہیں سکتی۔ جوڈیشری پہ کنٹرول، پولیس پہ کنٹرول، انتظامیہ پہ کنٹرول، فوج پہ کنٹرول، میڈیا پہ کنٹرول، ایک ریپریشن کا ٹائم پیریڈ ہے، جس میں جماعتیں ایک موومنٹ لانچ کی جاتی ہے شاد باغ کے نام سے، پھر ایک نیا کٹا کھول دیا جاتا ہے کہ 1971 میں کون کون لوگ غدار تھے بنگلہ دیش کے ساتھ۔ پھر جماعت اسلامی کے 5 یا 6 جو کی لیڈرز ہیں، جو بالکل جوان تھے اس زمانے میں، ان کو پھانسیاں دی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی سڑکوں پہ نکلتی ہے، بہت زیادہ قتل عام ہوتا ہے، سینکڑوں لوگ، کم از کم 2 یا 3 دفعہ ایسی موومنٹ چلتی ہے شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف، لیکن جس سے شیخ حسینہ بہت بڑی جو کوئرسو ایپریٹس ہے ریاست کا، اس کو استعمال کر کے اسے کچل دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ بڑا ریپریسو یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے، اور شیخ حسینہ ایسا لگتا ہے کہ اب کبھی بھی وہ ساری تحد قیامت جو ہے وہ بنگلہ دیش کی حکومت کریں گی۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگست 2024 میں شیخ حسینہ کے خلاف ایک سڑکوں پہ لوگ نکل آتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے اس میں، ونس اگین جماعت ہے اس میں، مذہبی ایلیمنٹ ہے، اور شیخ حسینہ کو وہاں سے دوڑ کے ہندوستان کے اندر ان کو پناہ لینی پڑتی ہے۔
ये जो सारा टाइम पीरियड है 2009 से लेके 2024 में, इसमें हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो है, उसका जो सबसे बड़ा ब्लंडर है कि वो इस पूरे रिप्रेसिव जुल्म का जो टाइम पीरियड है बांग्लादेश में, उसमें अपना पूरा वज़न जो है हिंदुस्तान की इंतज़ामिया, उनकी गवर्नमेंट जो है उसमें फिर उसमें नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ जाती है, वो अपना पूरा वज़न जो है वो शेख हसीना की हुकूमत के पीछे डाल देते हैं। और मसला उनका ये है कि बांग्लादेश को कंट्रोल भी करना है और पाकिस्तान को बांग्लादेश की सियासत से बाहर रखना है। अब जब आप पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के अंदर ये खुशियों के शादियाने देखते हैं, तो ये जो बैकग्राउंड आप देखते हैं कि पाकिस्तान को एक बार फिर अगस्त 2024 के बाद जो सियासी तब्दीली आई है, उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक बार फिर बांग्लादेश के अंदर एंट्री मिली है। और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये समझ भी आता है और ये मतलब इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि पाकिस्तान के अंदर ये खुशी के शादियाने जो हैं बांग्लादेश में री एंट्री के क्यों मनाए जा रहे हैं, और ये तासर दिया जा रहा है कि हमने वहाँ से हिंदुस्तान को निकाल दिया। लेकिन दानिशमंदी और विजडम ये डिमांड करती है, जो मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, दोनों के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए, कि बांग्लादेश की इस स्पेस के अंदर कॉपरेट करें, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश ना करें। और ये पाकिस्तानी जो खुशियों के शादियाने बजाए जा रहे हैं, ये खासे प्रीमेच्योर हैं। उसकी वजह यह है कि आप नक्शा उठाएं और बांग्लादेश का नक्शा देखें आप, तो आपको नज़र आएगा कि बांग्लादेश के तीन तरफ जो हैं, एक तरफ समंदर है और तीन तरफ हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतें हैं। फॉर इंस्टेंस आप उसके वेस्ट की तरफ देखें तो आपको हिंदुस्तान की बहुत बड़ी रियासत वेस्ट बंगाल नज़र आती है। फिर थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ में देखें तो आपको बिहार नज़र आता है। आप उसके आगे पीछे देखें नॉर्थ में और उसके वेस्ट में देखें तो आपको आसाम नज़र आएगा, आपको नागालैंड नज़र आएगा, आपको त्रिपुरा नज़र आएगा, आपको मणिपुर नज़र आएगा। हिंदुस्तानियों को ये लगता है कि अगर बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान स्टेबल हो जाता है और उसके एक रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जैसे अभी दिखाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान बांग्लादेश की स्पेस को एडवेंचरिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इंडियन स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए, खास करके बाद स्टेट्स के अंदर एक सेपरेटिस्ट किस्म की इंसर्जेंसी मूवमेंट्स वगैरह जो हैं नागालैंड वगैरह में, त्रिपुरा वगैरह में चलती ही रहती हैं। ये वैसे एग्जैजरेटेड फियर्स हैं, आई डू नॉट नो कि पाकिस्तानियों की इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, लेकिन जिस तरह से शादियाने बजाए जा रहे हैं शायद इसमें ये एलिमेंट भी हो। अगर ऐसा सोच रहा है कोई तो ये बड़ा गलत होगा, बिकॉज लुक एट द जोग्राफी ऑफ बांग्लादेश। हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, बिकॉज इस वक्त जो हो रहा है वो एक तरह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरम्यान में मैच पड़ा हुआ है बांग्लादेश में। और अगर ये मैच इस तरह से चलता रहा, मैंने हिस्ट्री भी आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, इसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसमें है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस्टेब्लिशमेंट्स में कोऑपरेशन का। इस स्पेस को एक ब्रिज के तौर पे इस्टेब्लिश किया, यूज़ किया जा सकता है बेहतर कोऑपरेशन के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए। अब आए इस डेवलपमेंट की तरफ, जो नए प्रोविंसेस की पाकिस्तान के अंदर एक डेवलपमेंट है। मैंने इस पर खासी रिसर्च की, आप में से बहुत से लोग जो हैं वो चाहते थे कि नए प्रोविंसेस के हवाले से कुछ थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट किया जाए, इसकी तशरीह की जाए, एनालिसिस किया जाए। देखिए ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, मैंने चैट जीपीटी से रिसर्च किया, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इसके स्क्रीनशॉट्स पे दिखाता हूँ। 14 अगस्त को पाकिस्तान में MNA रियाज फतियाना साहब ने नेशनल असम्बली में एक बिल पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वेस्ट पंजाब का एक प्रोविंस होना चाहिए, फैसलाबाद और साहिवाल के डिस्ट्रिक्ट्स को इकट्ठा करके। 19 अगस्त को एशियन न्यूज़ एक पब्लिकेशन है जिसमें एक आर्टिकल छपा, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से, कोई अख्तर रोहेला साहब हैं जिन्होंने कहा कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है असूली तौर पे कि 12 सूबों में कन्वर्ट कर दिया जाए पाकिस्तान को, और हर सूबा जो है उसके 3 डिवीजन जो हैं हो सकते हैं। 20 अगस्त को मियाँ आमिर महमूद जो हैं, जो मीडिया के हवाले से एक बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियत हैं, पंजाब ग्रुप जो है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का, उसके चेयरमैन हैं, दुनिया न्यूज़ के भी चेयरमैन हैं, दुनिया ग्रुप के, उन्होंने एक सेमिनार में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एक सेमिनार है, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मेरा ख्याल है जो डिविजन्स हैं उनको सूबों में बदल देना चाहिए। और नेशन अखबार जो है अंग्रेज़ी का, उसमें इसकी तमाम तफसीलात छपी हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैं मियाँ आमिर महमूद के साथ मेरा बहुत रिलेशनशिप रहा है दुनिया न्यूज़ के अंदर, मुझे पता है कि ये आइडिया उनका बहुत पुराना है। उन्होंने इसके ऊपर मुझसे भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया, मुझे भी कहा इस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करें। उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च भी की हुई है, उन्होंने कुछ एकेडमिक्स को हायर करके उसके ऊपर पॉलिसी पेपर भी लिखे हुए हैं। और उनका ख्याल ये है कि, और ख्याल उनका बिल्कुल ठीक है, कि छोटे छोटे सूबे होंगे, अगर पॉपुलेशन कम होगी, वो हमेशा ये कहते रहे कि देखिए पंजाब, उस वक्त वो कहते थे कि 100 मिलियन से ज़्यादा आबादी है, आज उन्होंने कहा है कि पंजाब की आबादी 130 मिलियन से ज़्यादा है। तो अगर ये छोटे सूबे होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर होंगे, क्रिएटिव पोटेंशियल सामने आएगा, बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बेहतर सर्विस डिलीवरी हो सकेगी, रिसोर्स पोटेंशियल वाला जो है वो सही यूज़ हो सकेगा। तो उनका आइडिया बहुत पुराना है और वो भी उस डिबेट के अंदर शामिल हो गए हैं।
अच्छा, अब 22 अगस्त को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, जिसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन या हेड जो हैं आजकल अलीम खान साहब हैं, जिसको फाउंड किया था जहांगीर खान तरीन ने, लेकिन जहांगीर खान तरीन उसको हेड नहीं कर सकते बिकॉज उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में। वहाँ से भी एक प्रपोजल दे दिया गया, उन्होंने अपना वजन इसके पीछे फेंक दिया। उन्होंने कहा कि हर जो सूबा है उसकी 3 डिविजन्स हो सकती हैं, एक नॉर्थ, एक साउथ और एक सेंट्रल। और अब ये जब चीज़ सामने आई और जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इसका हिस्सा बन गई तो लोगों को समझ आ गई कि ये ज़ाहिर है जिस तरह के ताने बाने हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की वो इस आइडिया को पुश कर रही। अब गुज़िश्ता 24 घंटे में इसके खिलाफ एक पुश बैक भी हुआ है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक बड़ा तगड़ा किस्म का ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा फिस्कल मिसमैनेजमेंट होगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। असल में पाकिस्तान में इफेक्टिव डेवोल्यूशन एंड लोकल गवर्नमेंट्स की ज़रूरत है जिसकी आइन में गुंजाइश है। और इस वक्त पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसके दरम्यान ये नया कट्टा जो है ये खोल देना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है इसको क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए अहमद बिलाल महबूब ने, पिलदर्द के जो फाउंडर चेयरमैन हैं, और उन्होंने भी यही पोजीशन ली है कि ये कोई डिमांड जिस वक्त सामने आ रही है ये ऑर्गेनिक नहीं है। उन्होंने कहा माजी में ऐसी बहुत सी इलाकाई बुनियादों पे और ज़ुबान की बुनियाद पे ऐसी डिमांड्स आती रही हैं, वो नेचुरल थी, पॉलिटिकल थी, लेकिन इस वक्त इसको कोई पुश कर रहा है और ये एक ऑर्गेनिक डिमांड नहीं है। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इसको पुश कर रही, कोई इसमें ज़्यादा होने तो डेफिनेटली चाहिए सूबे, जैसे कि मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, लेकिन इस वक्त इसको क्यों पुश करें, आपके ज़हन में सवाल। इस वक्त इसको सिर्फ इसलिए पुश किया जा रहा है, ये हो सकता है कि, और इसको बनाना इतना मुश्किल है और उसके रास्ते में इतनी दुश्वारियाँ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर जैसे कि वो कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ मैं वो कर दिखाता हूँ, प्रॉब्लम उन्होंने ब्रसल्स में कहा था, लेकिन इसके रास्ते में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और दुश्वारियाँ हैं कि शायद इस पर प्रोग्रेस जो है वो नहीं होगी। अलबत्ता इसकी जो डिबेट है इसको एक टेस्ट बैलून के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज जब आप नए सूबों की बात करते हैं तो फिर एक नई सियासी ओरिएंटेशंस पैदा होंगी, नई सियासी जमातें पैदा हो सकती हैं, नए सियासी धड़े पैदा हो सकते हैं, नई किस्म की पॉलिटिकल डिबेट हो सकती है। और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जद्दोजहद है और जो उन्होंने आवाज़ उठाई है उससे आप तवज्जो को डाइवर्ट कर सकते हैं। ये मैं समझता हूँ इस वक्त इसकी सिग्निफिकेंस है। अब मैं एक और आपको डेवलपमेंट बताऊँ जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से जिसका ताल्लुक़ है। एक पब्लिकेशन है केमिकल एंड इंजीनियरिंग न्यूज़, उसने एक स्टोरी है कि किस तरह से गुज़िश्ता 24 या 36 घंटों में एक वर्चुअल सेमिनार हुआ है जो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का 2025 का फॉल का सेमिनार है, जिसमें अमेरिका और हिंदुस्तान के एकेडमिक्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, बहुत से और लोगों ने, एनजीओज ने, एक्सपर्ट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और ये है रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मेटल्स के हवाले से, जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने इसको असर्ट किया है कि इस वक्त दुनिया में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसकी तमाम सप्लाई चीन से आ रही है, 90% चीन से आ रही है, और अमेरिका ने 75% जो इम्पोर्ट गुज़श्ता एक बरस में की चाइना की पाबंदियां लगने से पहले, वो उन्होंने अपने जो रिसोर्सेज हैं रेयर अर्थ मेटल्स के वो चीन से पूरे किए, और हिंदुस्तान ने 80% पूरे किए। अब आपने देखा कि हिंदुस्तान के में जब विजिट पे आए चाइना के फॉरेन मिनिस्टर तो उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर रेयर अर्थ मेटल्स की जो पाबंदी थी वो उठा ली। इस चीज़ को भी वहाँ से डिस्कस किया गया। और यहाँ पर जो बात हुई है वो ये हुई है कि इंडिया को और अमेरिका को रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। जहन में रखिए कि पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को सेल किया है। जनरल आसिम मुनीर की टीम ने रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं या रेयर मेटल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा सेल किया है। उस तमाम डिबेट से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अब हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका के अंदर जो उनके एलाइज हैं वो इस नई डिबेट को पुश कर रहे हैं कि कैसे इसमें दर हकीकत अगर R&D आप करें तो इसमें हिंदुस्तान का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हिंदुस्तान के पास रिसोर्सेज भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी है, और वो अमेरिका के रेयर अर्थ मेटल के अंदर पार्टनर्स बन सकते हैं, नोइंग फुली वेल कि ये डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट की एक दुखती रग है, ये उनका एक बड़ा वीक किस्म का पॉइंट है और वो इस बारे में बड़े सेंसिटिव है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो केमिकल सोसाइटी का सेमिनार हुआ है इसमें बहुत से अमेरिकन ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें रिकी गिल जो स्पेशल असिस्टेंट हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और सीनियर डायरेक्टर हैं फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। उनके भी कमेंट्स इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि लेखन ठाकुर जो हैं, जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक मेंबर हैं, वो भी इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और हिंदुस्तान को इसमें कोऑपरेट करने की ज़रूरत है R&D के अंदर।
अच्छा, दूसरे एंड के ऊपर हिंदुस्तान में बहुत टेंशन है और गुज़िश्ता 24 घंटे में हिंदुस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक सेमिनार में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक़्त भी अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान में ट्रेड टॉक्स हो रही हैं। वैसे अमेरिका के जिस डेलीगेशन ने आना था 25 अगस्त को, उसे मुलतवी कर दिया गया है, 4 दिन के लिए आना था। और यूँ हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा टेंशन है कि 27 अगस्त को मज़ीद 25% ड्यूटीज़ जो हैं टैरिफ की, वो डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया जो है वो हिंदुस्तान पे लगा देगी रशिया के ऑयल एंड गैस के चक्कर में, और ज़ाहिर है इसकी बहुत ज़्यादा परेशानी है। एस जयशंकर ने कहा कि हमारी टॉक्स अभी भी हो रही हैं, उम्मीद तो उनको है कि शायद नहीं होगा 27 अगस्त को, लेकिन प्रॉब्लम उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये डिप्लोमेसी है, ओपन विजिबल डिप्लोमेसी, ये एक नई चीज़ है। हमने किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं देखा कि वो इस तरह से जो है पब्लिक डिप्लोमेसी करते हों हर इशू पे, जहाँ पे चीज़ों को बिहाइंड द चीज़ सीन जो है वो सेटल करना चाहिए। अब इसको देख लें कि पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। मोहतरमा अलीमा खान के जो साहिबजादों को उठाया और उनका रिमांड ले लिया गया, उस पे एक इंटरनेशनल अटेंशन और फोकस जो है वो डेवलप कर रही है। जब आप देखते हैं कि मारियो नौफल जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट, एक इन्फ्लुएंशियल, उनकी बड़ी रीच है, वो पॉडकास्टर हैं, ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन के हैं। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूब चैनल पर उनको बरतानवी लिखा गया है, वैसे तो वो ऑस्ट्रेलियन है और लेबनन बॉर्न है। उन्होंने मोहतरमा अलीमा खान का इंटरव्यू किया था दखल 1-2 दिन पहले, जो उनकी अपनी साइट के ऊपर भी मौजूद है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूट्यूब चैनल पे भी आप उसे देख सकते हैं। उसके क्लिप्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिसमें अलीमा ने पूरी सूरत हाल को बहुत खुल के डिस्क्राइब किया। फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल जो एक वाशिंगटन एरिया का पाकिस्तानी कम्युनिटी का एनजीओ है, उसने सेनेटर क्रिस वॉन हॉलन, जो एक बड़े इन्फ्लुएंशियल फॉरेन पॉलिसी के एतबार से अमेरिकन सेनेटर हैं, मैरीलैंड से उनका ताल्लुक है, उनसे मुलाकात की है, जिसमें क्रिस वॉन हॉलन ने ये कहा है कि वो अमेरिका की सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी को वो कॉल अपॉन करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त सूरत हाल है सियासी, ह्यूमन राइट्स की, उसके ऊपर एक हेयरिंग जो है होनी चाहिए। मैंने उसके ऊपर एक ट्वीट किया जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, जिसमें मैंने क्रिस वॉन हॉलैंड को कॉपी करके टैग करके ये कहा है कि इसके अंदर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट वॉच है, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है, फ्रीडम हाउस है, इनको बुलाना चाहिए। उसके अलावा FBI के जो फील्ड ऑफिस है, जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पाकिस्तानी रजीम की तरफ से मसलसल अमेरिका में हो रही है, वो भी पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट है, उन्हें इसमें बुलाना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को इसमें बुलाना चाहिए, ताकि सेनेट को ब्रीफ किया जा सके कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की, मीडिया की, पॉलिटिकल राइट्स की, रूल ऑफ लॉ की क्या सूरत हाल है, और कैसे ये सारी सूरत हाल जो है खुद अमेरिका में अमेरिकन सिटीजन्स को और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को इफेक्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। और मेरा उसमें इस्तदलाल ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स फंक्शन कर रही होती तो ये सूरत हाल इतनी क्रिटिकल क्राइसिस की शक्ल जो है इख्तियार ना करती। और मेरी ये जो चीज़ है ये एको करती है जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं अतर बनल्ला, जो पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जब एक सेमिनार जो है डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन से खिताब करते हुए बलूचिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, उन्होंने कहा कि जजेस जो है उनका बड़ा सेंट्रल रोल है। मैं मसलसल ख़त लिखता रहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, लेकिन मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, मैं बेबस हूँ। उन्होंने अपनी बेबसी का खुल के एतराफ़ किया। और सेनेटर मुस्तफ़ा जो हैं उन्होंने उसको ट्वीट भी किया, उस पर उन्होंने कहा कि मैं इनसे बिल्कुल इतफाक़ करता हूँ। और अब इसमें ये इस वक्त जुडिशरी की सूरत हाल है। मेरा सेंट्रल आर्गूमेंट यह है कि अगर पाकिस्तान की सिर्फ जुडिशरी को जो है किसी तरह से आप स्ट्रेंथन कर दें, उसको बचा लें इस क्राइसिस से, जो बहुत ज़ाहिर है कि मुश्किल है इस स्टेज पे, तो पाकिस्तान के बाकी सारे हालात बदल सकते हैं। और ये जिस स्टेज पे हम चले गए हैं, अगर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स फंक्शन कर रही होती तो हम कभी भी इस स्टेज के ऊपर ना जाते। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।